like a Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग में पहले हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर कुछ लोगों से बचकर भाग रहा होता है क्योंकि वो उस आदमी को पकड़ना चाह रहे थे। पर यहाँ इन लोगों को ऊंची ऊंची जंप्स मारता देख हमें पता चलता है कि ये लोग कोई नॉर्मल लोग नहीं बल्कि मार्शल आर्ट्स के फाइटर्स हैं। वो आदमी एक ट्री पे चढ़कर कुछ देर के लिए उन लोगों से बच जाता है, बट वो लोग तब भी उसे अपने हथियार से देख लेते हैं और फिर उसको मारने की कोशिश करने लग जाते हैं। जिनसे बचने की वो आदमी पूरी कोशिश करता भी है, बट इससे उसको यहाँ काफी चोटें भी आती हैं। जिसके बाद वो आदमी उन लोगों से काफी दूर भाग के आकर अपनी साथ वाली बच्ची से कहता है कि डरो मत, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। और फिर वो अपने हाथ से किसी तरह की पावर इकट्ठा करके उसे ट्री पे लगा देता है, जिससे ट्री में हलचल होती है और फिर देखते ही देखते वो पावर सभी ट्रीज में फैल जाती है एंड उन पर किसी तरह के निशान भी आते हैं। मतलब कि एक तरह से ये आदमी अपनी पावर से एक ऐसी शील्ड बना देता है जिसके पीछे वो छुप सके। और ऐसा होता भी है। मतलब कि जब वही सब लोग जो उस आदमी का पीछा कर रहे थे वो उसको देखने आते हैं तो वो उसे शील्ड की वजह से बिल्कुल भी देख नहीं पाते एंड वहां से वापस चले जाते हैं। जिसके बाद अब स्टोरी को पूरा 18 साल बाद दिखाया जाता है, जहां एक प्लेस पर किसी कॉन्सर्ट के होने की तैयारियां चल रही थी, जिसको देखने के लिए वहां खड़ी लड़कियां काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हैं। कि तभी फिर हमें इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है शिवू, जो कि एक बहुत ही फेमस के-पॉप स्टार है जिसके ग्रुप का नाम है मोबियस। शिवू यहाँ सो रहा होता है कि तभी उसके एयर में बहुत तेज पेन होता है जिसकी वजह से उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। पर तब भी वो किसी तरह से अपने एयर के पेन को ठीक करके कॉल पिक करता है जो कि उसके मैनेजर की थी, जो उसे जल्दी से उसके सिंगिंग कॉन्सर्ट में आने के लिए बोलते हैं, जो कि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला था। बट जब मैनेजर से बात करने के बाद शिवू कॉल कट करता है कि तभी उसके एयर में फिर से बहुत तेज पेन होने लगता है, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर था। इसलिए वो जल्दी से अपनी मेडिसिन निकाल कर उन्हें खाता है जिससे उसे आराम मिलता है। अब हम इस ड्रामा के सेकंड मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है चियांग, जो कि बहुत ही ज्यादा रिच है क्योंकि उसके डैड काफी सारी बड़ी कंपनीज के ऑनर हैं। इसलिए वो चियांग की सेफ्टी के लिए अपने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी भेजते हैं, क्योंकि चियांग काफी टाइम के बाद अपनी मॉम से मिलने चाइना से कोरिया आया था, क्योंकि चियांग की मॉम कोरियन है और डैड हाफ कोरियन एंड हाफ चाइनीज। बट चियांग अपने सभी बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो उसे बिल्कुल भी फॉलो ना करें क्योंकि वो हर जगह खुद जाएगा। और फिर वो अपनी बाइक लेकर वहां से जाने लगता है कि तभी उसका एक सर्वेंट उसे रोककर बताता है कि आपको पहले आज रात होने वाले सिंगिंग कॉन्सर्ट को अटेंड करना होगा, क्योंकि उसे आपकी डैड की कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, जिस वजह से आपका मीडिया के सामने होना जरूरी है। और फिर उसे कुछ वीआईपी कार्ड्स देता है जिन्हें चियांग अपनी पॉकेट में रखकर वहां से चला जाता है। देन बाहर की फ्रेश एयर में आकर काफी रिलैक्स फील करता है। और फिर जब वो पास के ही किसी होटल में पहुंचता है कि तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है, जो कि उससे थोड़ा नाराज थी कि वो बिना बॉडीगार्ड्स के अकेला बाहर क्यों घूम रहा है। तो इस पर वो बोलता है कि आप टेंशन मत लो मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत जल्द आपसे मिलने आऊंगा। देन थोड़ी बहुत बातों के बाद कॉल कट कर देता है। पर यहाँ चियांग की मॉम थोड़ा परेशान थी क्योंकि चियांग के डैड भी बिना किसी को बताए कोरिया आए हुए थे। जहाँ जब चियांग की मॉम उनसे पूछती है कि क्या चियांग को मॉरिम स्कूल नाम के अनजान प्लेस पर भेजना ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे ये काफी अजीब लग रहा है। तो इस पर वो बोलते हैं कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस जो मैं बोल रहा हूँ वही करो। तो ये सुन चियांग की मॉम चुप हो जाती हैं। और फिर चियांग की मॉम के वहाँ से जाने के बाद अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि उनका चियांग को बिना कुछ बताए यहाँ कोरिया बुलाने का सिर्फ यही एक मोटिव है, चियांग को मॉरिम स्कूल भेजना। अब ऐसा क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब शिवू शावर ले रहा होता है कि तभी उसकी नेक में हम एक लॉकेट देखते हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। कि तभी बाय मिस्टेक चियांग भी शिवू के होटल रूम में आ जाता है। और फिर जब जैसी वो भी बात लेने जा ही रहा था कि तभी फिर वहां से किसी पर्सन यानी शिवू को बाहर आता देख बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है। एंड शिवू भी उसे देखकर काफी शॉक हुआ होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसका कोई क्रेजी फैन है जो उसका पीछा करते करते उसके होटल रूम तक आ गया। जिसकी ये बातें सुन चियांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। बट फिर बाद में होटल के मैनेजर को बुलाने के बाद इन दोनों को पता चलता है कि उन्होंने बाय मिस्टेक चियांग को सेम रूम की कीज दे दी थी। यहाँ चियांग और शिवू दोनों ही एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिल रहे
रहे थे। मतलब कि ना चियांग को शिवू के बारे में पता होता है कि वो कोरिया का फेमस स्टार है और ना ही शिवू को पता होता है कि चियांग उसकी कंपनी की स्पॉन्सर की हुई कंपनीज का ओनर है। जिसके बाद फिर जब इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है, पर तब भी इन दोनों के बीच बिल्कुल भी बनती नहीं। मतलब कि यहाँ ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और फिर चियांग गुस्से में उठकर वहाँ से जाने लगता है, पर वो गलती से अपने कोट की जगह शिवू का कोट उठाकर वहाँ से चला जाता है जिसमें शिवू की मेडिसिन थी। जिसके बाद फिर अब हम इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम है शिम सून, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है। मतलब कि ये अपना और अपने ब्लाइंड डैड का खर्च उठाने के लिए पूरा हार्ड वर्क करती है, छोटी छोटी जॉब्स करके। वेल वो यहाँ अपने हाथों से पोटैटो राइस केक्स बना रही होती है, जिनको बनाने के बाद फिर वो उन्हें बेचने के लिए शिवू के सिंगिंग कॉन्सर्ट में आती है, पर वहाँ कोई भी गर्ल उससे उसके पोटैटो राइस केक्स खरीद नहीं रही थी। तो फिर शिमसून बहुत ही चालाकी से कहने लगती है कि ये सुपरस्टार शिवू के भी फेवरेट पोटैटो राइस केक्स हैं जिन्हें वो अक्सर खाया करता है। तो फिर ये सुन शिवू की सभी फैन गर्ल्स शिमसून के पास आकर उससे उसके पोटैटो राइस केक खरीदने लगती हैं। तो ये देख शिमसून बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि चलो सुपरस्टार शिवू किसी काम तो आया। वेल अब हम देखते हैं कि जब चियांग भी शिवू के कॉन्सर्ट में पहुंचता है, बट उसे सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर जाने नहीं देते एंड उससे उसका वीआईपी कार्ड दिखाने के लिए बोलते हैं, जिसे दिखाने के लिए चियांग जब जैसे अपनी कोट की पॉकेट चेक करता है तो वो उसमें होता ही नहीं, क्योंकि उसका कोट शिवू के कोट के साथ चेंज हो चुका था, बल्कि उसको अपनी पॉकेट में शिवू की एयर मेडिसिन मिलती है। और वही शिवू अपने एयर पैन की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है एंड अपनी मेडिसिन को ढूंढने की काफी कोशिश करता भी है, पर वो उसे मिलती नहीं। और वहीं दूसरी तरफ शिमसून जब सभी पोटैटो राइस को बेचने के बाद पैसों को पॉकेट में रखी रही होती है कि तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जो कि उसे अपनी फ्रेंड सुना की जैसी लगती है। पर फिर वो खुद से कहती है कि अरे नहीं, सुना थोड़ी ना कभी ऐसे प्लेस पर आएगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब कि ये लड़की शिमसून की फ्रेंड सुना ही होती है, जो कि छुपते छुपते सभी गर्ल्स के बीच में आगे खड़ी हो जाती है। और वहीं चियांग भी अपने असिस्टेंट की हेल्प से कॉन्सर्ट में एंटर करता है, जहां पहले कुछ गर्ल्स की परफॉर्मेंस हो रही थी, जिन्हें डांस करता देख चियांग काफी ज्यादा खुश होकर स्माइल करने लगता है, क्योंकि शायद वो इस गर्ल ग्रुप का फैन है। वेल अब उन गर्ल्स की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद शिवू स्टेज पर आता है और फिर अपनी दमदार परफॉर्मेंस देने लगता है, जिसे देख सभी गर्ल्स पागल हो जाती हैं एंड जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, इंक्लूडिंग सुना, क्योंकि वो सीक्रेटली शिवू की बिग फैन है। बट चियांग को शिवू की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उसे देखते हुए मुंह बनाकर बोलता है कि ये कितना बेकार गाता है, वो भी चिल्ला चिल्ला के। पर तभी हम देखते हैं कि कॉन्सर्ट के बीच बीच में भी शिवू के कानों में दर्द होता है, जिस चीज को सुना नोटिस करती है। बट शिवू तब भी हिम्मत नहीं हारता और जैसे तैसे करके अपनी परफॉर्मेंस खत्म करता है। पर जब वो स्टेज से जा ही रहा था कि तभी उसके कानों में फिर से बहुत तेज दर्द होने लगता है एंड ये इस बारी वाला दर्द इतना तेज होता है कि शिवू को किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देती, इसलिए वो वहीं स्टॉप हो जाता है। कि तभी हम देखते हैं कि ऊपर से लाइट्स नीचे गिरने वाली होती हैं, जिस चीज को देख सभी लोग हैरान होते हैं एंड शिवू को लाइट के नीचे से हटने के लिए बोलने लग जाते हैं, बट वो अपने कानों की प्रॉब्लम की वजह से कुछ भी सुन नहीं पाता। तो फिर ये देख सुना जल्दी से गार्ड्स को धक्का देकर शिवू के पास आने लगती है, जिसे आता देख जब जैसी शिवू की भी नजर ऊपर पड़ती है तो वो बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है एंड लाइट्स भी शिवू के ऊपर गिरने ही वाली थी, पर तभी किसी शील्ड जैसी पावर की वजह से वो लाइट्स वहीं स्टॉप हो जाती हैं, जिसे ऐसा करता देख सुना बहुत बुरी तरह शॉक हो जाती है और फिर वो जल्दी से शिवू को वहां से पीछे करके बचा लेती है, जिस वजह से उस कॉन्सर्ट में शोर मचने लगता है। एंड देन सुना शिवू से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, बट शिवू के कुछ भी नहीं बोलने पर वो उसको मोरिम स्कूल के बारे में बताती है, ये कहते हुए कि अगर तुम्हें अपने कानों को ठीक करना है तो तुम्हें मोरिम स्कूल आना ही होगा, क्योंकि हमारे मास्टर तुम्हारी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। कि तभी कुछ गार्ड्स वहां आकर सुना को अपने साथ वहां से ले जाते हैं एंड शिवू सुना की ये सब बातें सुनने के बाद काफी कंफ्यूज हुआ था। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिवू के सीईओ शिवू से स्टेज से ना हटने का रीजन पूछते हैं कि वो सबके बोलने पर भी स्टेज से क्यों नहीं हट रहा था, बट वो उनसे झूठ बोल देता है कि इसलिए क्योंकि मेरा सारा फोकस म्यूजिक पे था। वेल यहाँ शिवू झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो अपने एड्स प्रॉब्लम के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहता,
क्योंकि इस बात से उसका सारा करियर खराब हो सकता है इसलिए। बट शिवू के लाख छुपाने पर भी उसके सीईओ को ये बात पता चल जाती है शिवू के असिस्टेंट की हेल्प से, क्योंकि जब शिवू एक बार बिना किसी को बताए अपने डॉक्टर से मिलने गया था तो तब उसके वहां से जाने के बाद उसके असिस्टेंट ने छुपकर डॉक्टर से सारी बात का पता लगा लिया था। तो ये बात सुनकर शिवू के सीईओ हैरान होते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सिंगर है जो सुन ही नहीं सकता। इसका मतलब अब शिवू पर पैसा लगाना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं कि वो फ्यूचर में ठीक हो भी पाएगा कि नहीं। इसलिए फिर अब वो शिवू को ग्रुप से निकालने का डिसाइड करते हैं। बट शिवू का असिस्टेंट उन्हें याद दिलाता है कि अगर उन्होंने शिवू को डायरेक्ट ग्रुप से निकाला तो फिर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें शिवू को बहुत सारे पैसे देने होंगे। तो ये सुन वो बोलते हैं कि इसका मतलब हमें प्लानिंग करके शिवू को ग्रुप से निकालना होगा, जिससे हमारे ऊपर भी कोई ब्लेम ना आए एंड पब्लिक खुद उससे हेट करने लगे। और वहीं चियांग, जो कि अपना कॉर्ड एक्सचेंज हो जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान था, इसलिए वो शिवू का गेट पटक पटक के उससे बाहर आने को कहता है, क्योंकि चियांग का मोबाइल भी उसके कोर्ट के अंदर ही था, जो कि अब शिवू के पास है। बट शिवू अपने होटल रूम के अंदर नहीं बल्कि बाहर होता है, क्योंकि वो बाहर थोड़ी फ्रेश एयर लेने आया था कि तभी उसे मोबाइल की मैसेज ट्यून सुनाई देती है, जिसे सुन वो कहता है कि ओह, तो मुझे इस टाइम ये सुनाई दे गई, पर कॉन्सर्ट के टाइम लोगों के चिल्लाने की आवाज नहीं। और फिर जब वो कोड चेक करता है तो उसे उसमें किसी और का मोबाइल मिलता है, जिसे देख वो समझ जाता है कि ये जरूर उस बदतमीज इंसान चियांग का ही होगा। और वहीं चियांग को बिना मोबाइल के जिंदगी खत्म जैसी लग रही होती है, क्योंकि उसे बिना मोबाइल के बिल्कुल भी नींद नहीं आती और ना ही उसका कहीं मन लग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिमसुन कहीं पर फ्राई चिकन डिलीवर करने गई होती है, बट ऑर्डर कैंसिल हो जाने की वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। एंड वहीं शिवू, जो कि वापस अपने होटल जा ही रहा था कि तभी एक लड़की उसकी कार के सामने आकर उसे रोकती है और फिर डायरेक्ट कार के अंदर बैठ के पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। जिस पर वो बोलता है कि हाँ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो एंड तुमको मेरी फिक्र कब से होने लगी, इसलिए चलो जल्दी से मेरी कार से उतरो क्योंकि मुझे वापस अपने होटल जाना है। तो इस बात पर वो लड़की डायरेक्ट शिवू को गले लगा लेती है एंड उससे दूर जाने से मना करती है, जिसको ऐसा करता देख आप सभी को लग रहा होगा कि ये शिवू की कोई गर्लफ्रेंड है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि इस लड़की को शिवू के सीईओ ने भेजा है शिवू को फंसाने के लिए। इसलिए फिर जब जैसी शिवू उस लड़की से तंग आकर उसे अपनी कार से जाने के लिए बोलता है कि तभी वहाँ उसके सीईओ के भेजे हुए गुंडे आ जाते हैं एंड उस लड़की को छेड़ने लगते हैं, जिन्हें ऐसा करते देख फिर शिवू उस लड़की को उसके साथ चलने के लिए बोलता है ताकि उस लड़की को सेफली उसके घर ड्रॉप कर सके। बट वो लड़की शिवू के साथ जाने से मना कर देती है एंड ये सब होते हुए शिवू का असिस्टेंट छुप के दूर से देख रहा होता है, क्योंकि ये सब उसकी प्लान के अकॉर्डिंग ही तो हो रहा है। जिसके बाद फिर जब उन गुंडों का लीडर शिवू के साथ फाइटिंग करने की कोशिश करने लगता है कि तब इसके सर पे एक हेलमेट आके लगता है, जो कि और किसी का नहीं बल्कि शिमसुन का ही था, जो कि उन सभी को चुपचाप वहाँ से जाने के लिए बोलती है और बताती है कि उसने ऑलरेडी पुलिस को भी कॉल कर दिया है। जिसे इतनी हिम्मत से ये सब बोलता देख शिवू हैरान होता है कि तभी वो देखता है कि कोई कार से उन सभी की फोटोज क्लिक कर रहा है, इसलिए शिवू जल्दी से उस कार का पीछा करने के लिए चला जाता है और उसके जाते ही तुरंत वहाँ बहुत सारी मीडिया आ जाती है, जिन्हें देखो लड़की रो रो कर बताने लगती है कि वो यहाँ सुपरस्टार शिवू के साथ डेट पर आई थी, बट शिवू उसे गुंडों के बीच अकेला छोड़कर भाग गया। तो ये सुन सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं एंड शिवू के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। देन जब शिमसुन से पूछा जाता है कि क्या ये बात सच है, मतलब कि क्या शिवू सच में गुंडों को देखकर भाग गया, तो इस पर वो बोलती है कि मुझे पक्का तो नहीं पता, पर जब मैं उन सभी गुंडों से फाइटिंग कर रही थी तो इतने में सुपरस्टार शिवू यहाँ से चले गए थे। तो अब बस फिर ये सब सुनने के बाद सभी को लगने लगता है कि शिवू एक बहुत ही मतलबी इंसान है, जो इतनी रात में 2 लड़कियों को गुंडों के बीच अकेला छोड़ के भाग गया। इसलिए अब ये सब होने के बाद शिवू के सीईओ भी शिवू पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी इमेज पूरी पब्लिक के सामने खराब हो गई है, अब भला कौन तुम्हारे सॉन्ग सुनेगा या फिर कॉन्सर्ट में आएगा। तो इस पर वो बताता है कि पब्लिक उसे गलत समझ रही है, मतलब कि वो उन दोनों लड़कियों को वहाँ छोड़ के नहीं बल्कि उस कार का पीछा करने गया था जो उस टाइम उसके फोटोज क्लिक कर रही थी, और वैसे भी उस चिकन डिलीवर करने वाली लड़की ने आकर सारी सिचुएशन संभाल ली थी। बट सीईओ ऑब्वियसली शिवू की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, क्योंकि ये सब उन्हीं ने तो करवाया था। कि तभी शिवू बोलता है कि पक्का मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी तो वहाँ बिना बुलाए एकदम से इतनी सारी मीडिया आ गई
जिस पर शिवू का असिस्टेंट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उसमें से आधी मीडिया तो वो थी जिसे हमने कॉल करके बुलाया भी नहीं था। और फिर तभी चुप हो जाता है। तो ये सुन शिवू हैरानी से पूछता है कि कॉल करके, इसका मतलब मुझे आप सबने मिलके फंसाया, पर क्यों? तो फिर इस बात पर सीईओ क्लियर कर देते हैं कि इसलिए क्योंकि अब हमें तुम्हारे साथ काम नहीं करना, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, जिस वजह से हम ऐसे इंसान पर पैसा नहीं लगा सकते जिसको बीच बीच में सुनाई देना बंद हो जाता हो। तो ये सब बातें सुन शिवू बहुत बुरी तरह हैरान हो जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि जब चियांग बाहर खड़ा होता है कि तभी कुछ लोग उसके पास आकर उसे किडनैप कर लेते हैं एंड देन उसको कार से अपने साथ कहीं ले जाने लगते हैं, जहाँ जब वो उन सभी से उसे किडनैप करने का रीज़न पूछता है तो वो उसकी बात उसकी मॉम से करवाते हैं, जो कि उसे बताती है कि तुम्हें तुम्हारे डैड ने किडनैप करवाया है क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम मोरिम स्कूल जाओ, जो कि एक मार्शल आर्ट्स स्कूल है। तो ये सुन वो बहुत बुरी तरह हैरान हो जाता है एंड वहाँ जाने से मना करने लगता है। तो फिर ये सुन चियांग के डैड अपने हाथ में मोबाइल लेकर कहते हैं कि तुम्हें मोरिम स्कूल जाना ही होगा, क्योंकि इसी वजह से मैंने तुम्हें चाइना से यहाँ कोरिया बुलवाया था, और अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा कि मैं चाहता हूँ तो फिर बहुत बुरा होगा। और फिर इतना बोल कॉल कट कर देते हैं। जिनकी ये सब बातें सुनने के बाद चियांग काफ़ी हैरान हुआ होता है और फिर थोड़ी बहुत देर के बाद कार रोकने के लिए बोलता है, ये कहते हुए कि मुझे वॉशरूम जाना है इसलिए अभी कार रोको। और फिर वॉशरूम के बहाने बाहर आकर वहां से भागने की कोशिश करने लग जाता है, ये बोलते हुए कि मोरिम स्कूल ये कौन सा स्कूल है, मैं कभी ऐसे स्कूल में नहीं जाऊंगा। और फिर एक चट्टान पे चढ़कर वहां से अपने डैड के भेजे हुए बॉडीगार्ड्स को जंप मारने की धमकी देने लगता है, ये कहते हुए कि अगर तुम लोगों ने मेरा पीछा करना बंद नहीं किया तो मैं यहाँ से छलांग मार दूंगा। वैसे भी मुझे स्विमिंग नहीं आती, इसलिए अगर मैं मरा तो इसका सारा इल्जाम तुम लोगों पर आएगा। और फिर देखना मेरे डैड तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस बात को सुन वो सभी काफ़ी परेशान होने लगते हैं। वेल चियांग ये सब बातें उन लोगों को डराने के लिए बोल रहा था, बट वो खुद पैर फिसल जाने की वजह से गलती से नीचे पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है, क्योंकि उसे सच में बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती। जिसे डूबता देख उसके डैड के सभी बॉडीगार्ड्स बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। एंड वहीं चियांग, जो कि अब अपने बचने की बिल्कुल भी उम्मीद छोड़ चुका होता है, कि तभी उसको एक लड़की उसके पास आती हुई दिखती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि शिमसून ही थी। जिसे देखते हुए चियांग मन ही मन बोलता है कि ये कितनी प्रीटी है। और फिर शिमसून चियांग के पास आकर उसे पकड़ के पानी से बाहर ले आती है, जहाँ जब जैसी चियांग को बिल्कुल भी होश नहीं आता तो फिर वो उसे ऑक्सीजन देने का डिसाइड करती है। और फिर जैसी ना चाहते हुए भी वो उसे अपने माउथ से ऑक्सीजन देने ही वाली थी कि तभी चियांग शिमसून को देखते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम मरमेड हो, और फिर से बेहोश हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिवू जब वापस अपने घर आता है तो वहाँ वो देखता है कि अब उसकी सभी फैंस उसकी एंटी फैंस बन चुकी हैं, जो कि शिवू से उसका बैंड छोड़ने के लिए बोलती हैं। एंड देन शिवू की कार पर एक्स मारने लगती हैं, ये बोलते हुए कि अब हमें तुम्हारे जैसा सिंगर नहीं चाहिए। जिन्हें ऐसा करता देख शिवू बहुत बुरी तरह हैरान होता है, क्योंकि कहाँ पहले सभी लोग उसे इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट करते थे, बट अब वो सभी उससे नफरत करने लगे हैं। और फिर अपनी कार से एक दूसरी जगह आकर बहुत ही ज्यादा सैड होने लगता है कि तभी उसे उसी लड़की यानी सुना की बात याद आती है कि अगर तुम्हें अपने कान ठीक करने हैं तो तुम मोरिम स्कूल आओ। इसलिए शिवू जल्दी से अपने मोबाइल में मोरिम स्कूल के बारे में सर्च करता है, बट उसे सर्च में मोरिम स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए उसको लगने लगता है कि शायद उस लड़की ने उससे झूठ बोला। कि तभी फिर उसे चियांग की मोबाइल की मैसेज ट्यून सुनाई देती है, जिसे जब जैसे वो चेक करता है तो उसमें चियांग की मॉम ने चियांग को मोरिम स्कूल का एड्रेस सेंड कर रखा था, ये बोलते हुए कि जब तुम मोरिम स्कूल पहुंच जाओ तो मुझे कॉल करना। जिस एड्रेस को शिवू ध्यान से देखता है और फिर मोरिम स्कूल की लोकेशन सेट करके मोरिम स्कूल जाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चियांग अब शिमसून के घर में होता है, जहां शिमसून के ब्लाइंड डैड उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए फिर जब जैसी चियांग को होश आता है तो वो शिमसून के डैड को खुद से दूर करके वहां से बाहर चला जाता है, जहां उसे शिमसून की आंटी मिलती हैं, जो कि शिमसून के घर के बराबर में ही रहती हैं। पर अब क्योंकि वो फिश काट रही थी एंड उनके हाथ में खून लगा चाकू था, तो उसे देख चियांग डर के मारे फ्रीज हो जाता है और फिर साइड में देखता है जहाँ कुछ पकाया जा रहा था। तो ये सब देख चियांग को लगने लगता है कि शायद ये लोग उसे मार के खाना चाहते हैं, इसलिए वो ये सब सोचते हुए फिर से बेहोश हो जाता है। जिसके बाद फिर दिखाया जाता है कि अब सारी सच्चाई जानने के बाद कि इन लोगों ने उसकी जान बचाई,
इसलिए चियांग उन लोगों का बनाया हुआ खाना खाते हुए उन्हें थैंक्स बोलने लगता है, ये कहते हुए कि आप लोगों ने मेरी जान बचाई, इसलिए अब मैं अपने डैड से बोलकर आपको इससे बड़ा घर दिलवा दूंगा, क्योंकि मेरे डैड चाइना और कोरिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। जिसकी ये बातें सुन उन दोनों को लगने लगता है कि ये कोई पागल है। और फिर चियांग उन दोनों से शिमसुन के बारे में पूछता है कि वो लड़की कहाँ है जिसने मेरी जान बचाई, क्योंकि मैं उसे भी दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो ये सुन वो उसे बताते हैं कि वो बाहर है। तो फिर चियांग घर से बाहर आकर शिमसुन को देखने लगता है, जहाँ जब जैसे उसे शिमसुन दिखती है तो उसे देख चियांग वहीं स्टॉप हो जाता है और फिर उसको बहुत ही प्यार से देखने लगता है, क्योंकि चियांग को शिमसुन को देखते हुए वही सब सीन याद आ रहे थे जब शिमसुन ने चियांग की जान बचाई थी। जिन सब सीन्स को याद करते हुए चियांग यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है, क्योंकि उसे शिमसुन से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। कि तभी शिमसुन की आंटी बाहर आकर चियांग को शिमसुन से इंट्रोड्यूस करवाती हैं। तो फिर चियांग एक चिराग के जिनी की तरह शिमसुन से बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए बताओ तुम्हारी क्या विश है, मैं उसे पूरा कर दूंगा। बट इस बात पर शिमसुन बोलती है कि मेरी कोई विश नहीं, तुम ठीक हो इतना काफी है, इसलिए अब तुम वापस अपने घर जा सकते हो। बट चियांग मानता नहीं। और फिर जब जैसे उसको बातों बातों में पता चलता है कि शिमसुन मॉरिम स्कूल की स्टूडेंट है, तो ये सुन वो बहुत बुरी तरह हैरान हो जाता है और जोर से बोलता है कि मॉरिम स्कूल। तो ये सुन शिमसुन जल्दी से उसका मुंह बंद करने लगती है कि हल्के बोलो वरना मेरे डैड सुन लेंगे, क्योंकि शायद शिमसुन ने ये बात अपने डैड से छुपा रखी है कि वो मॉरिम स्कूल की स्टूडेंट है। कि तभी वहाँ चियांग की मॉम एंड डैड ये दोनों भी आ जाते हैं, जहाँ चियांग की मॉम चियांग के लिए बहुत ही ज्यादा वरिड थी, इसलिए वो चियांग के डैड से कहती है कि अब बस बहुत हुआ, जब मेरा बेटा मॉरिम स्कूल नहीं जाना चाहता तो कोई भी उसे वहाँ जाने के लिए फोर्स नहीं करेगा। जिस बात पर अब चियांग के डैड भी कुछ नहीं बोलते, पर तभी चियांग कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि मैं मॉरिम स्कूल जाऊंगा। तो ये सुन चियांग की मॉम एंड डैड दोनों ही बहुत बुरी तरह हैरान हो जाते हैं, इसलिए चियांग के डैड अकेले में चियांग के पास बैठकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम इस बारी सीरियस हो, मतलब कि कहीं तुम वहाँ से भागोगे तो नहीं। तो इस पर चियांग कहता है कि नहीं, आप इस बारी मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो डैड। तो ये सुन चियांग के डैड और भी ज्यादा हैरान होने लगते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब चियांग ने उनकी बात मानी हो। बाकी इन्हें क्या पता कि चियांग शिमसुन की वजह से मॉरिम स्कूल जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ शिवू भी चियांग के मोबाइल से मॉरिम स्कूल की लोकेशन लेकर मॉरिम स्कूल की तरफ जा रहा होता है, और फिर लोकेशन के अकॉर्डिंग एक जगह रुक कर कहता है कि भला कोई माउंटेन्स के बीच में स्कूल कैसे बना सकता है, और फिर स्कूल को ढूंढते हुए अंदर चला जाता है। और वहीं अब चियांग भी शिमसुन के साथ मॉरिम स्कूल जा रहा था, जहां वो बार बार शिमसुन को मरमेड बोलकर टीज कर रहा था। तो ये सुन शिमसुन उसे चुप होने के लिए बोलती है और फिर एक यूनिक प्लांट को देखकर उसे बाहर निकालने लगती है। कि तभी चियांग को भी वहाँ एक यूनिक बटरफ्लाई दिखती है, जिसको देखते हुए वो बोलता है कि क्या तुम्हें पता है चाइना में इस बटरफ्लाई को गुड लक बोला जाता है। तो ये देख वो बोलती है कि और हमारे कोरिया में भी इसे गुड लक बोला जाता है। पर फिर तभी वो नोटिस करती है कि चियांग बटरफ्लाई को पकड़ने के चक्कर में किसी और डायरेक्शन में चला गया है, इसलिए फिर वो चियांग का नाम पुकारते हुए उसे ढूंढने लगती है, जिसको ढूंढते ढूंढते उसकी मुलाकात शिवू से हो जाती है, जो कि शिमसुन को देख पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जो कि उसे कल रात मिली थी। इसलिए वो गुस्से से शिमसुन से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो। जिस पर वो बोलती है कि नहीं। तो फिर शिवू बोलने लगता है कि कल रात तुम जानबूझकर मेरे मैटर में इन्वॉल्व हुई थी, है ना, क्योंकि तुम्हें जरूर इस काम के पैसे मिले होंगे। तो इस बात पर वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ आई थी। बट शिवू उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और पूछने लगता है कि बताओ मुझे कि तुम्हें मेरे सीईओ ने कितने पैसे दिए मुझे बर्बाद करने के लिए, और अब भी तुम यहाँ मेरा पीछा करते हुए उन्हीं के कहने पर आई हो ना। जिन सभी इल्जामों को सुनकर शिमसुन हैरान हो रही होती है कि तभी इतने में वहाँ चियांग भी आ जाता है, जहाँ जब जैसे वो देखता है कि शिवू उसकी शिमसुन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो डायरेक्ट चिल्लाता हुआ शिवू के पास आकर उसके ऊपर जंप मार देता है, जिस वजह से ये दोनों नीचे गिरने लगते हैं। और फिर काफी देर तक नीचे गिरने के बाद जब जैसे इन दोनों की चीख उस जगह पर गूंजती है, तो फिर उस जगह पर हलचल होने लग जाती
जाती है, मतलब कि जमीन हिलने लगती है। सभी ट्रीज जो कि विदाउट लीव्स थे उन पर लीव्स आने लगती हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं एंड मौसम भी थोड़ा चेंज हो जाता है। और ऐसा ही मोरिम स्कूल के अंदर भी होता है, मतलब कि वहाँ भी सभी चीजें हिलने लगती हैं, जिस वजह से स्टूडेंट्स इधर से उधर गिरने लग जाते हैं। जिस सबको होता हुआ देख एक टीचर बोलते हैं कि शायद 18 साल के बाद अब शील्ड अनलॉक हो रही है। और फिर तभी स्कूल के अंदर हम उस आदमी को भी देखते हैं जो कि ड्रामा की स्टार्टिंग में एक बच्ची को लेकर भाग रहा था। एंड वहीं बाहर चियांग और शिवू ये सब होता हुआ देख काफी शॉक होते हैं, क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कि तभी एक शील्ड ओपन होती है जिसके पीछे मोरिम स्कूल था। तो ये देख वो दोनों बहुत बुरी तरह हैरान हो जाते हैं। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. Why you make it